हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अरुण कुमार गिरी एडुटेक विराट में आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए भौतिकी का विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर लेकर आया हूं, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिटेल अध्ययन किया गया है। यह एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। वीडियो शुरू करने से पहले यह कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास जरूर करें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला दिया हुआ है, एक 100 वाट की बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्चा होगी, ठीक है। अगर इसको मैथमेटिकली हल करेंगे तो क्या करेंगे, हमारा यूनिट निकालने के लिए विद्युत कितना यूनिट खर्चा हुआ उसका सूत्र क्या होता है, किलो वाट घंटा, किलो वाट हावर होता है, ठीक है। तो 100 वाट है, यहाँ पे 100 वाट दिया हुआ है, तो 100 वाट को 1 किलो वाट हावर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग करते हैं, क्योंकि 1000 वाट बराबर 1 किलो वाट होता है, ठीक है। जैसे इसको हम नीचे एक सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। एक न्यू पेज लेते हैं, यानी 100 वाट का बल्ब है, क्या है, 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, प्रति 10 घंटा जलाया जाता है। प्रतिदिन कितना घंटा जलाया जाता है, तो 10 घंटा जलाया जाता है। प्रतिदिन 10 घंटा जलाया जाता है, तो 5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से एक दिन का कितना खर्चा हुआ, ठीक है। तो हम ये काउंट करेंगे। तो देखिए टोटल बल्ब कितना है, बल्ब 100 वाट का है, 100 वाट का है, और 100 वाट को हम 1 किलो वाट में बदलेंगे तो उसके लिए क्या करते हैं, हम 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 1000 तो 100 बटा 1000 गुने प्रतिदिन कितना चलता है, तो प्रतिदिन हमारा 10 घंटा बल्ब जलता है। अब ये क्या हुआ, ये हमारे 1 किलो वाट निकल गया। ये हमारा क्या निकल गया, यूनिट निकल गया, किलो वाट हावर निकल गया। किलो वाट हावर कितना हुआ है हमारा, क्या करेंगे, 2 से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 कट गया, यानी हमारा 1 यूनिट बिजली प्राप्त हुआ। 1 यूनिट, तो 1 यूनिट, तो 1 यूनिट 5 रुपया, 1 यूनिट पर 5 रुपया देना पड़ता है, ठीक है ना। तो हमारा 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 5 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 5 रुपये हमारा आंसर होगा, यानी प्रतिदिन 1 यूनिट बिजली खर्च होगा, और 1 यूनिट बिजली खर्च होगा तो 1 यूनिट का 5 रुपया चार्ज है, ठीक है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 5 रुपये क्या हुआ, आंसर हुआ। तो फिर उसी पेज पे हम चलेंगे। तो 100 वाट का बिजली बल्ब, ठीक है, प्रतिदिन 10 घंटे जलता है, और 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च होगा, तो 5 रुपये हमारा आंसर होगा इसका, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब, 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा, तो बिजली यूनिट में कितना खर्च होगा। तो इसके पहले जो हमने बनाया था सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। उस पहले वाले क्वेश्चन में रुपया कितना हुआ, पर यूनिट पर 5 रुपये खर्चा हो रहा है, तो रुपया निकलना था, तो 5 रुपये आंसर हुआ। इसमें सिर्फ यूनिट पूछ रहा है, अब क्वेश्चन सेम है, तो क्या हुआ, 1 यूनिट होगा, 1 यूनिट ही इसका आंसर राइट होगा, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है 1 किलो वाट घंटा का मान होता है, 1 किलो वाट घंटा का मान होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है। 1 किलो वाट घंटा कितना होता है, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है। उसके बाद है 100 वाट के बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, 100 वाट के बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, तो प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई होगी। तो इसको भी आराम से हम निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, इसके लिए हम 100 में हम भाग करेंगे 1000 से, 1000 से, तो 1 किलो हमारा वाट निकल जाएगा, 1 किलो वाट, और प्रति दिन की क्या, और कितना घंटा चल रहा है, तो 4 घंटा स्विच ऑन रह रहा है, तो ठीक है ना। अब किलो वाट हावर निकल गया आराम से हमारा। इससे क्या करेंगे, 100 में 1000 से भाग करके 4 से गुना कर देंगे, 2 से 2 जीरो कट गया, ठीक है ना। और 4/, हमारा क्या बच गया, 4/10, तो 4/10 जो होता है, तो इस अब 4 में हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.4 यूनिट हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये दिया हुआ है कि बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। याद रखेंगे, बिजली के बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। दूसरा में इसके बाद दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि फिलामेंट का तार समान नहीं होता। ठीक है। दूसरा दिया हुआ है, बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता। तीसरा दिया हुआ है, फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। उपयुक्त कथन में से सही कथन कौन सा है? कौन कौन है? ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि हमारा अगर देखा जाए तो तीनों कथन सही है, क्योंकि फिलामेंट का जो तार होता है एक समान नहीं होता है। फिलामेंट का तार क्या होता है? एक समान नहीं होता है। दूसरी चीज़ है, बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता है। बल्ब को पूर्ण रूप से निर्वातित मतलब उसको वैक्यूम नहीं किया जा सकता है। बल्ब को हम चाहें कि पूर्ण रूप से एकदम वैक्यूम कर दे, उसमें से पूरा खाली कर दे, तो नहीं किया जा सकता है। तीसरा चीज़ है कि फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। फिलामेंट के जो सहायक तार होते हैं वो ज़्यादा उच्च ताप होता है, तो उस ताप पर क्या होता है? वो पिघल जाता है। ये तीनों कथन हमारा क्या है? सही है। उसके बाद दिया हुआ है, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना डिग्री सेल्सियस होता है? जो बिजली का बल्ब जो जल रहा है तो उसके जो तंतु जलते हुए विद्युत बल्ब की जो तंतु होता है, जलते हुए विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है उसका उस समय ताप 2000 डिग्री से लेकर के 25,000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब समझिए कितना ज़्यादा टेम्परेचर हुआ। 2000 डिग्री से लेकर के 25,000 डिग्री सेल्सियस ताप होता है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। उसके बाद है 2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस ताप होता है। 25,000 नहीं है, हमें थोड़ा मिस माइंड हो गया। ठीक है ना, 00 है। यानी जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः 2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये रेंज हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कथन ए में दिया हुआ है कि तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। दूसरा दिया हुआ है, ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। देखिए, ये दोनों कथन सही है। हमारा तड़ित जो चालक होता है वो इमारत को नष्ट होने से बचाता है, एकदम सही है। क्योंकि अगर आप तड़ित चालक अपने घर में नहीं लगाइएगा तो क्या होगा कि वो बादल का जो गरज होता है, जो बिजली की चमक होती है, हो सकता है उसका आवेश का प्रभाव घर पे पड़े, तो घर क्या होता है? घर बर्बाद हो सकता है या घर जल सकता है, जल कर राख हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है, वो एक प्रकार का बहुत ही चार्जेबल, एक मेजर चार्जेबल चीज़ होता है, जो जिसका झटका अगर लगे तो किसी भी इंसान की मृत्यु हो सकती है या बहुत सारे घर जलकर राख हो सकता है। तो इस चीज़ को क्या होता है, उस सारे करंट को जीरो कर दिया जाता है जब विद्युत तड़ित चालक लगा करके। क्या होता है, एक प्रकार का अर्थिंग होता है। वो सारे के सारे चार्ज क्या होते हैं, वो धरती के अंदर चले जाते हैं। और जानते हैं, धरती के अंदर में तो हज़ारों लाखों करोड़ों आप चार्ज दे दीजिए, धरती को कोई प्रभाव नहीं, सब जाकर जीरो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है, तो हमारा क्या है, दोनों कथन सही है। ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं, राइट है। यानी हमारे कथन ए और आर दोनों सही है और दोनों का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। अगर 3 पिन वाला बिजली के प्लग है, ठीक है, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, तो किसे जोड़ना चाहिए? तो आधार सिरे से जोड़ना चाहिए। 3 प्लग वाला जो बिजली का पिन है, ठीक है, उसमें से जो सबसे लंबा जो पिन है उसको आधार सिरे से जोड़ना चाहिए। इसको भी हम याद रखेंगे। ये देखिए, ये एग्ज़ाम जरूरी नहीं कि ये सिर्फ एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, बल्कि हमें जानकारी होना चाहिए ताकि हम भी इसका एक सही तरीक़ा से इस्तेमाल कर सके। हम भी एक बिजली से के झटका से या करंट से जो है हम सुरक्षित बच सके। ठीक है, ये जानकारी भी होना चाहिए सब इंसान को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। विद्युत उपकरण में जो अर्थ होता है, अर्थिंग जिसको कहते हैं, उसका उपयोग होता है किस लिए? तो सुरक्षा के लिए होता है। अगर वो अर्थिंग का प्रयोग हम नहीं करेंगे तो हम बिजली के झटका से या बिजली
के जो है करंट फ्लो से हम हमारी जान जा सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम अर्थिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती यदि वे समान विभव के हैं। देखिए क्या होता है, विद्युत धारा के यानी करंट फ्लो तभी होता है, करंट फ्लो क्या होता है, उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की तरफ जाता है। क्या होता है, उच्च ऊर्जा से निम्न यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। करंट का एक नेचर होता है। तो अगर दोनों सेम पोटेंशियल की हो, दोनों पर समान विभव हो तो करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए किसी एक का कम होना जरूरी है, तभी करंट का फ्लो हो सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ दिया हुआ है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती यदि वे समान विभव पर हैं, ठीक है। इसलिए उसके बाद है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व का नाम क्या है, चांदी है। चांदी एक ऐसा तत्व है जो लगभग 100% विद्युत का सुचालक होता है। लगभग इसको 99% या 100% मान जाइए, ठीक है। वो सर्वाधिक विद्युत का क्या होता है, चालक पदार्थ है। उसके बाद है माइका, तांबा, स्वर्ण तथा चांदी में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। यानी माइका, तांबा, स्वर्ण तथा चांदी में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है, तो चांदी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ दिया हुआ है कि मेंज विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में सही कथन है। फ्यूज के विषय में सही कथन क्या है, तो इसका सही कथन है इसका गलनांक निम्न होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए जो हम घर में फ्यूज यूज़ करते हैं वो फ्यूज क्या है, हमारी सुरक्षा के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसका गलनांक निम्न होना चाहिए। अगर गलनांक निम्न नहीं हो और गलनांक हाई हो, यानी ज़्यादा टेम्परेचर पे या ज़्यादा करंट पे अगर वो जो गले, तब वो हमारे लिए खतरा हो सकता है। इसलिए उसको निम्न गलनांक होना चाहिए, ताकि अगर थोड़ा ज़्यादा मात्रा में कभी बिजली का फ्लो शुरू हो जाए तो क्या होता है, वो गल जाता है और क्या होता है, बाकी हमारे सभी सारे युक्ति सुरक्षित बन जाते हैं। जैसे पंखा, टीवी, बॉल जितने भी लगे होते हैं उपकरण, वो सारे के सारे क्या है, सुरक्षित बन जाते हैं। अगर आप उसको हाई गलनांक वाले दीजिएगा ना, मैंने जिसको बोलते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट पर दीजिएगा उसको, तो क्या होगा, जल्दी गलेंगे नहीं। और कभी अचानक ये होता है ना कि कभी बहुत ज़्यादा करंट का फ्लो होता है किसी वायर में, या कोई इंस्टेंट ऐसा टाइम आता है, तो उस टाइम में हमारे सारे युक्ति ख़राब हो सकते हैं। बल्ब जल सकता है, पंखा का जो है उसमें तंबा का तार जल सकता है, टीवी हमारे जल सकते हैं, बहुत सारे उपकरण का नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम फ्यूज का प्रयोग करते हैं, और फ्यूज का प्रयोग का फ्यूज का जो तार होता है वो निम्न गलनांक का होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका गलनांक निम्न आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत क्या है, तो विद्युत ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत ऊष्मीय प्रभाव फ्यूज का एक सिद्धांत है, ठीक है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है कि फ्यूज जो प्रयोग होता है, जो हम लोग घरों में फ्यूज यूज़ करते हैं, उसका प्रतिरोधक में उच्च प्रतिरोध का होता है, यानी हाई रेसिस्टेंस होता है उसका, और निम्न गलनांक होता है। और निम्न क्या होता है, गलनांक होता है। कम ही टेम्परेचर पे या कम ही कहने का अर्थ है कि वो जो निम्न गलनांक इसलिए दिया जाता है ताकि हमारे सारी युक्ति सुरक्षित बच सके, ठीक है। उसके बाद घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका गलनांक कम होता है, प्रतिरोध अधिक होता है। यानी हमने तीनों क्वेश्चन जो पढ़ा है लगभग सभी का सभी क्या है, इक्वालिटी है, सब में समानता है, सभी वही चीज़ है, इसी को थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीक़ा से पूछ दिया है, ठीक है। यानी कॉमन सी बात है या एक सीधी सी बात है कि फ्यूज का तार का उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है, बस इतना याद रखेंगे इसके बारे में। हैलोजन लैंप का तंतु होता है
क्या होता है, तो टंगस्टन एवं सोडियम की मिश्र धातु होता है। आप लोग जो हैलोजन बोलते हैं, हैलोजन लैंप, जो काफ़ी ज़्यादा जो इसे लाइट आता है, पूरा ब्राइटनेस होता है उसका, एक मतलब लगता है कि एक छोटा सा बल्ब पूरे एरिया को कवर कर लिया, इतना ज़्यादा वो प्रकाश देता है। तो वो लैंप जो होता है ना, उसमें टंगस्टन एवं सोडियम की मिश्रण होता है, ठीक है ना। टंगस्टन और सोडियम के मिश्रण का एक तंतु होता है उस हैलोजन लैंप में, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक ये हमारे कथन वाले क्वेश्चन है कि एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है। दूसरा कथन दिया हुआ है, धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन होता है। धातु अणुओं को पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन होता है। तो देखिए, अगर देखा जाए तो हमारा कथन ए हमारा सही हुआ, क्योंकि धातु का तार क्या होता है, जब मैं आपको विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार क्या होता है, गर्म होता है। ये तो एकदम राइट कथन है, ठीक है। उसके बाद कथन आर दिया हुआ है कि धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन होता है। ये गलत है, ये क्या है, ये गलत है, ठीक है। हमारे कथन ये सही है, कथन आर गलत है। उसके बाद दिया हुआ है, घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः होता है, यानी समांतर संबंध होता है। जो घरेलू यानी जो हम घर में बिजली का यूज करते हैं, वो समांतर क्रम में क्या होता है, यानी पैरेलल सीरीज में होता है। हम लोग अभी जो घर में यूज करते हैं वो पैरेलल सीरीज में होता है, यानी समांतर संबंधन होता है, उसका समांतर जुड़ाव होता है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है, घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है उदासीन तार है, ठीक है ना। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान जो काले रंग का आवरण युक्त तार होता है वो क्या, उदासीन तार होता है। यानी जैसे हम तार यूज किया जाता है घर में, तो तार के ऊपर जो प्लास्टिक होता है, जो आवरण होता है, वो क्या होता है, वो विद्युत का कुचालक होता है। यानी वो उसको विद्युत से कोई लेना देना नहीं है। उसमें अगर अब विद्युत का सुचालक होता तो लोग उसमें यूज करता ही नहीं। उससे तो अच्छा तो नंगा तार होता है। इसलिए वो आवरण दिया जाता है ताकि आप तार को पकड़ भी लीजिएगा ना तो आपको करंट नहीं मारेगी, आप बिजली के झटका से बच सकते हैं आसानी से। या कोई भी वायरिंग कर रहे हैं, तार का वायरिंग हो रहा है या तार को हम जोड़ रहे हैं, तो वो आवरण के साथ हम पकड़ते हैं उसको, ताकि हमें विद्युत करंट ना लगे, ठीक है। इसीलिए वो आवरण क्या होता है, एक उदासीन होता है, ठीक है। उसके बाद है, मानव शरीर यानी शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि है। तो मानव शरीर का जो मानव शरीर है ना, ह्यूमन बॉडी, उसका वो शरीर का प्रतिरोध अगर देखा जाए 10 ओम के बराबर होता है। हमारे शरीर का प्रतिरोध 10 ओम के बराबर होता है, याद रखेंगे इसे। उसके बाद दिया हुआ है, सामान्य ट्यूबलाइट में प्रयोग होती है। सामान्य ट्यूबलाइट में क्या प्रयोग होती है, तो आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर का प्रयोग होती है। मर्क्यूरी वेपर जिसको बोलते हैं, सामान्य ट्यूबलाइट में सामान्य जो बल्ब यूज करते हैं उसमें आर्गन के साथ साथ क्या होती है, मरकरी वाष्प होती है, मरकरी वेपर होती है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है, CFL का पूर्ण रूप है। CFL, हम लोग जो CFL बल्ब यूज करते हैं उसका मतलब फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है, ठीक है ना। तो उसका फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प। CFL का फुल फॉर्म क्या होता है, कम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात दिया हुआ है कि CFL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब कथन वाला क्वेश्चन है कि कथन ए में दिया हुआ है कि लाइट एमिटिंग डायोड यानी LED का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड होता है। तो लाइट एमिटिंग डायोड यानी LED लैंप कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप यानी CFL की तुलना में अधिक लंबी सेवा अवधि प्रदान करते हैं। यानी इसका कहने का तात्पर्य है कि LED जो बल्ब है वो CFL से अधिक लंबा समय तक चलता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कथन दिया हुआ है कि लाइट एमिटिंग डायोड यानी LED लैंप CFL की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा कथन आर और कथन ए दोनों सही है, राइट, दोनों सही है। LED जो बल्ब होता है
वो CFL की तुलना में काफ़ी लंबा समय तक चलता है और काफ़ी ज़्यादा हमें ऊर्जा भी देते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रकाश भी देते हैं। ठीक है, तो हमारा कथन ए और आर दोनों सही है और दोनों का सही स्पष्टीकरण भी किया गया है। फिर उसके बाद दिया हुआ है फ्लोरोसेंट ट्यूब। फ्लोरोसेंट ट्यूब जिसको प्रतिदीप्त बल्ब कहते हैं में भरी जाती है। यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट क्या बोले हैं हमने क्या बताया था, ठीक है ना। यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब का मतलब क्या हुआ, CFL बल्ब, ठीक है ना। तो CFL बल्ब में क्या भरी रहती है, तो मरकरी और नियॉन भरी रहती है। याद रखेंगे CFL जो बल्ब होता है यानी जिसको कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप कहते हैं, उसमें मरकरी और नियॉन भरी रहती है। कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हम घरों में CFL ट्यूब लाइट यानी प्रयोग करते हैं उसमें क्या भरा होता है, तो मरकरी और नियॉन भरा होता है। याद रखेंगे इसे। उसके बाद दिया हुआ है बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक जो है फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी CFL जिसको बोलते हैं को अधिमान दिया जाता है। को क्या कहता है, यानी प्रीफरेड दिया जाता है, यानी उसको प्रीफरेड दिया जाता है, को अधिमान दिया जाता है, क्योंकि फ्लोरोसेंट ट्यूब बिजली के बल्ब की अपेक्षा वैद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित अधिक मात्रा में करती है। यानी वैद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित अधिक मात्रा में करती है। बहुत अच्छा फैक्ट दिया हुआ है, बहुत ही मस्त फैक्ट दिया हुआ है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है यानी जो CFL है वो सामान्य जो बिजली के जो बल्ब होता है विद्युत, ठीक है ना, बिजली के जो बल्ब होता है उसकी अपेक्षा वैद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तित करती है। यानी वैद्युत ऊर्जा का अधिक मात्रा में प्रकाश ऊर्जा में क्या करती है, उसको परिवर्तित कर देती है। इसीलिए तो आजकल देखा जाए तो लोग CFL का प्रयोग ज़्यादा कर रहा है। एक तो प्रकाश भी ज़्यादा देती है, दूसरी चीज़ है कि वो ज़्यादा टिकाऊ भी होती है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं क्या करके, तो तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं क्या, तो तंतु को गर्म करके। ठीक है, याद रखेंगे इसे। विद्युत बल्ब के अंदर होती है तो नाइट्रोजन और आर्गन गैस। विद्युत बल्ब के अंदर क्या होती है, तो नाइट्रोजन और आर्गन गैस होती है। उसके बाद दिया हुआ है कि प्रतिदीप्त नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है। चोक कुंडली लाइन वोल्टता बढ़ाती है। चोक कुंडली क्या होता है, लाइन वोल्टता को बढ़ाती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक बार और हम रिपीट करेंगे। प्रतिदीप्त नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है। चोक कुंडली क्या करती है, तो लाइन वोल्टता को बढ़ाती है। इसे याद रखेंगे। थोड़ा सा कुछ अजीब सा वर्ड भी दिया हुआ है, इसे हम कभी घबराएंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि एक प्रकाश यानी एक में दिया हुआ है कि प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारावाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक होती है। LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। उपयुक्त में सही कथन है। हाँ, देखिए हमारा फर्स्ट जो कथन वो भी सही है कि प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारावाष्प और संदीपक का प्रयोग होता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग होता है। एकदम राइट है। और तीसरा नंबर जो है LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। हाँ, राइट सही है। LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम, यानी कम ऊर्जा में ही, कम विद्युत में ही ज़्यादा क्या करती है, लाइट देती है। ठीक है, ये हमारा एकदम दोनों कथन सही है। 1 और 3 ये दो कथन सही है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगी। यानी एक तार में बहती विद्युत धारा और विभवांतर, यानी विद्युत धारा को और विभवांतर को
दोनों को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विद्युत शक्ति क्या होगी? 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, विद्युत शक्ति क्या होगी? 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है 2 तारों की लंबाई या व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1.2 के अनुपात में है। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए, इसको जो हम मैथमेटिकली जब सॉल्व करेंगे तो इसका हमारा 10 ओम आंसर आएगा। अभी इसमें हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समान प्रकार की छोटी बूंदें भी वोल्ट तक आवेशित की गई है। यदि n बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो इस बूंद का विभव क्या होगा? तो इस बूंद का विभव होगा n के पावर 2/3 इंटू v होगा। ये सूत्र होता है n बिंदु तो क्या होता है बनाती है, तो इस बूंद का विभव क्या होगा? तो इस बूंद का विभव ज्ञात करने के लिए एक हमारा सूत्र होता है n के पावर 2/3 इंटू v होता है। इस सूत्र को हम याद रखेंगे, ठीक है ना, और इसका अप्लाई करेंगे तो हमारा आराम से विभव निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि परिणामित्र का प्रयोग वोल्टता के उच्चयन तथा अपचयन के लिए किया जाता है। परिणामित्र का प्रयोग वोल्टता के उच्चयन तथा अपचयन के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरा कथन दिया हुआ है कि परिणामित ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग निर्दिष्ट धारा यानी दिष्ट धारा परिपथ में किया जाता है। तो देखिए, अगर देखा जाए तो हमारा कथन ए सही है, कथन ए क्या है हमारा सही है, लेकिन कथन आर हमारा गलत है। ठीक है, उसके बाद ये हुआ है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। तो इसका आंसर है एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। एसी वोल्टेज को अल्टरनेटिंग जिसको करंट बोलते हैं उसको उपचयन या अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफार्मर का उपयोग, ये क्या देखिए यहाँ क्या ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या होता है? तो परावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए क्या करने, ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ युक्तियाँ एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरण नीचे दिए गए हैं। ठीक है ना, कुछ युक्तियाँ और संबंधित ऊर्जा रूपांतरण नीचे दिए गए हैं। ठीक है ना, एक में दिया हुआ है इलेक्ट्रिक जनरेटर यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, और डीजल इंजन प्रकाश से विद्युत ऊर्जा में प्रयोग करती है, और सोलर सेल रासायनिक से यांत्रिक में प्रयोग करती है। उपयुक्त में से सुमेलित युग्म है। तो देखिए, अगर देखा जाए तो हमारा एक ही सही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो जनरेटर होता है वो यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में हमको कन्वर्ट करती है। उसके बाद है 2 नंबर में इलेक्ट्रिक मोटर होता है, वो विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में काम करती है, विद्युत ऊर्जा को क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। और इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसे हम। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि प्रत्यावर्ती धारा उपयुक्त नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा उपयुक्त नहीं है तो क्या उपयुक्त नहीं है? तो स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने में, स्टोरेज जो बैटरी होता है उसको चार्ज करने में प्रत्यावर्ती धारा उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए कौन सा इकाई होता है, यूनिट होता है? तो रेक्टिफायर होता है। ठीक है, उसके बाद कथन वाला है भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट आवर में करती है। एकदम सही है, हमारा कथन एकदम सही है ये। उसके बाद दूसरा कथन दिया हुआ है भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। ये हमारा गलत कथन आर गलत है। ठीक है, उसके बाद दिया है कि विद्युत खपत को
बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है, यानी विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए पंखा होता है तो पंखा जितना ऊर्जा जितना विद्युत यूज करता है उससे ज़्यादा खपत विद्युत का टेलीविज़न में होता है, टेलीविज़न से भी ज़्यादा विद्युत प्रेस यानी आयरन में होता है, और आयरन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक केतली यानी जिसमें खाना बनाने वाला जो केतली होता है, इलेक्ट्रिक केतली होता है, उसमें ज़्यादा होता है। तो सबसे कम पंखा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा टेलीविज़न, उससे ज़्यादा तब आयरन, और उससे भी ज़्यादा तो केतली में होता है। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट दिया हुआ है। उसके बाद दिया है कि विद्युत के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। विद्युत के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? तो भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराएं, भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराएं जो है विद्युत के चुंबकीय क्षेत्र का कारण होती है। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। विद्युत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? तो भूक्रोड के अंदर का चक्रण धाराएं। ठीक है, तो आज का जो हमारा विद्युत धारा चैप्टर समाप्त हुआ। और एग्जाम में जितने भी इम्पोर्टेंट विद्युत धारा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो रख दिया गया है इसमें, और एग्ज़ाम के दृष्टि से जो देखा जाए तो ये काफ़ी, इसमें जो भी हमने कंटेंट दिया है वो सारे के सारे काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अब ये हमारा विद्युत धारा चैप्टर समाप्त हुआ। इतना ही पर अपने वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।